हम समझते हैं पैनल वायरिंग के अंदर जो कंट्रोल और पावर वायरिंग कैसे होती है वो समझते हैं। पूरा वायर कहाँ से कहाँ जाता है पैनल के अंदर। अब हमने पूरा कंपोनेंट का जानकारी ले ली कैसे वो काम करता है। अब हम समझते हैं पैनल वायरिंग। बराबर, पैनल वायरिंग के अंदर पावर वायरिंग भी होता है, कंट्रोल वायरिंग भी होता है। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं कि जब आप साइड के अंदर जो भी आपने इनपुट में पावर दिया है, वो इनपुट पावर आपका डीजी थ्रू या लाइन थ्रू आपका इनपुट पावर आना चाहिए, थ्री फेज के अंदर आना चाहिए। 415 थ्री फेज मतलब ये आर फेज है, ये वाई फेज है और ये बी फेज है। ओके, उसमें से आपके मल्टीमीटर को एसी के ऊपर सेट करना है। मल्टीमीटर को एसी के ऊपर सेट करना है। और आपको कोई भी दो इनपुट पावर के अंदर कोई भी दो है, उसके अंदर आपको चेक करना है कि 415 आना चाहिए। ओके, उसके बाद आपने पहला और दूसरा बार चेक कर लिया, उसके बाद आप पहला और तीसरा चेक कर सकते हो, उसके अंदर भी 415 वोल्ट आना चाहिए। ये आपकी पैनल चालू होगी, उससे पहले आपको पावर चेक करना है। पावर प्रॉपर आएगा तभी सब आगे सही से वर्किंग करेगा। ओके, उसके बाद देखो ये हो गया अपना थ्री फेज। थ्री फेज के अंदर तो 415 हमने चेक कर लिया। उसके बाद फेज और न्यूट्रल, फेज और न्यूट्रल के अंदर 230 वोल्ट आना चाहिए अपना। वो कैसे चेक करेंगे? मल्टीमीटर को एसी पे सेट करना है। अब एसी डीसी क्या है वो मैंने आपको समझा है, ऑल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट। ओके, एसी में सेट करना है, आपका पावर 230 वोल्ट आना चाहिए। 230 वोल्ट क्यों चेक करते हैं? क्योंकि न्यूट्रल की भी आवश्यकता है। भले हम यूज नहीं कर रहे, न्यूट्रल का हम पैनल के अंदर यूज नहीं कर रहे, पर न्यूट्रल चाहिए क्योंकि आरवाईबी लैंप के अंदर न्यूट्रल का ही यूज होता है। ओके, उसके बाद इनपुट पावर कैसे चेक करते हैं वो हमने समझ लिया। और सबसे पहले आपको पैनल चालू करने से पहले प्लांट का और पैनल का अर्थिंग प्रॉपर करना है। अर्थिंग का क्या इंपॉर्टेंस है? जब तक अर्थिंग प्रॉपर नहीं होगा तब तक आपका प्लांट में से कोई भी लीकेज पावर है उससे पैनल में डैमेज हो सकता है। अर्थिंग कैसे करते हैं? वो खड्डा खोद के आपको कोयला नमक वो डाल के अर्थिंग करना होता है। ओके, अब जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसे ही आपने यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपने जैसे ही पावर ऑन किया पैनल के अंदर, आप समझो जब भी आपने मेन स्विच ऑन की और ऑन करने पर अगर एसपीपी की लाइट ऑन हो रही है तो क्या चेक करना है? मैंने आपको बताया, वोल्टेज रिले, एसपीपी, या तो फिर ALVD2 भी उसको बोलते हैं। उसके अंदर चेक करना है, अगर आपका पावर प्रॉपर आ रहा है तो ये लाइट आपकी बंद होगी, और अगर आपका पावर प्रॉपर नहीं आ रहा तो ये लाइट ऑन होगी। ये लाइट ऑन होगी तो क्या करना है? सबसे पहले आपकी जो इनपुट में आपने जो सप्लाई दी ना, उसमें से कोई भी दो सप्लाई को इंटरचेंज करना है। मतलब तीन तीन फेज हमने दिए, उसमें से पहला और दूसरा को इंटरचेंज करना है। ओके, जैसे ही आप इंटरचेंज करोगे तो ये एसपीपी की लाइट आपकी बंद हो जाएगी। एसपीपी का मतलब क्या है? सिंगल फेज प्रिवेंटिंग। ओके, उसके बाद एसपीपी की लाइट अगर बंद हो गई और आपको पैनल चालू करने पर पैनल में कोई भी कॉन्टेक्टर ऑन नहीं हो रहा है तो इमरजेंसी, ये देखो इमरजेंसी है, इमरजेंसी को प्रेस करना है। क्योंकि उसके ऊपर जब आप प्रेस करोगे ना तो वहां से पूरा पावर कट ऑफ हो गया। जैसे उसको रिलीज करोगे तो पूरा पावर, जो पावर मतलब कंट्रोलिंग वाला पावर, यहाँ से हम कट करते हैं। जब तक इमरजेंसी दबी हुई होगी तो आगे पावर नहीं जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं कि एसपीपी का जो आपने दो फेज चेंज किया फिर भी आपके एसपीपी की लाइट ऑन की ऑन रह रही है, तो क्या करना है वो समझते हैं। कि साहब ने बोला कि दो फेज चेंज करने पर हो जाएगा, फिर भी नहीं हो रहा है तो पैनल के अंदर ऐसे आरवाईबी के फ्यूज हो गए। आप आपके पैनल में वोट एवर कैसे भी हो सकते हो, पर आरवाईबी का ऐसा फ्यूज होगा, साथ में ही होगा आरवाईबी और न्यूट्रल। समझ गए? इसमें से कोई भी एक फ्यूज जल सकता है। अगर इसमें से कोई भी एक फ्यूज जल जाएगा तो उसको एक फेज नहीं मिला। मैंने आपको बताया LVD2 का क्या काम है, उसको फेज चेक करने का, तो उसको फेज यहाँ से मिलता है। समझना, एसपीपी की लाइट ऑन रह रही है तो आपको क्या करना है? इसका फ्यूज चेक करना है। और कैसे करना है? यहाँ पे ऊपर की साइड एक लॉक होता है, उसको नीचे की साइड प्रेस करोगे तो ये खुल जाएगा। उसके बाद ये फ्यूज चेंज कर दोगे तो एसपीपी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके,
एक बार एसपीपी की लाइट बंद हो गई, उसके बाद इमरजेंसी का बटन भी आपने खोल दिया। फिर आपको सबसे पहले नीचे तो हमने चेक कर लिया, नीचे की साइड तो बरोबर पावर है, पर पैनल में भी तो पावर आना चाहिए ना। नीचे की साइड आ रहा है, ऊपर की साइड यहाँ से चेक करना है वोल्टेज, इसको वीएसएस स्विच बोलते हैं, वोल्टेज स्विच सिलेक्टर। ओके, तो इसके अंदर क्या है, जैसे आर आर और वाई मल्टीमीटर से दो प्रोब से हम चेक करते थे, जिसके अंदर 408 आना चाहिए। देखो इसमें मैंने आर और वाई सिलेक्ट किया है, मतलब ये क्या शो कर रही है, आर और वाई की फेज मुझे शो कर रही है यहाँ पे। वो भी पता होना चाहिए इसका काम क्या है पैनल में, समझना। आर और वाई का पावर वो मुझे यहाँ शो कर रहा है। आपके पैनल में काफी सारे ऐसे भी ऑपरेटर भाइयों है इसमें, जो हमारे अलावा दूसरे का भी प्लांट चलाते हैं, उसमें भी ऐसा कोई ना कोई तो बटन होगा ही, जिससे आप चेक कर सकते हो कि भैया आर और वाई को फेस को कैसे चेक करते हैं, जिसको वीएसएस बोलते हैं। ओके, उससे हम आर और वाई, वाई और बी, और बी और आर, और से सबको चेक कर सकते हैं बारी बारी करके। इसमें और इसमें पावर सही आ रहा है, पर इसमें नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, बी फेज में कोई ना कोई दिक्कत है। समझ गए, उसको ऐसे चेक करते हैं। अब मैंने आपको जो पैनल का कंपोनेंट्स था, उसके अभी हम कंट्रोलिंग वायरिंग की तरफ जा रहे हैं, बराबर। अब पैनल का जो मैंने एमसीबी का आपको डीप में समझाया था, वो अभी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ कि देखो पूरी जो आपकी पैनल है ना, उसमें टॉप में ऊपर की साइड जब सब एमसीबी लगी हुई होगी, ओके, उसमें सबसे पहली एमसीबी है, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मर इनपुट और ट्रांसफॉर्मर आउटपुट। ओके, अब ट्रांसफॉर्मर इनपुट वाली जो एमसीबी है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, आर फेज और वाई फेज दे देते हैं। समझना उसका वायरिंग कैसे होता है। हमने यहाँ पे आर फेज वाई फेज दे दिया, जब मैंने एमसीबी ऑन की तो ये फेज यहाँ पर चला गया, और ये पावर सीधा गया कहाँ, यहाँ पर। जब एमसीबी मैंने ऑन की तो ये पावर सीधा गया यहाँ पर। अब ट्रांसफॉर्मर का क्या काम है वो मैंने आपको समझा दिया। हमारे पैनल के अंदर ध्यान ध्यान रखना, हमारे पैनल के अंदर 500 वीए का ट्रांसफॉर्मर यूज होता है। हमने इसको इनपुट पावर दे दिया, इनपुट पावर जब ट्रांसफॉर्मर को मिल गया तो यहाँ से वो आउटपुट देगा। अब ट्रांसफॉर्मर का इनपुट पावर कितना है, 415 वोल्ट, हमेशा याद रखना, 415 वोल्ट। 415 वोल्ट हमेशा ट्रांसफॉर्मर को इनपुट पावर देना होता है। कितना, 415। 415 देने पे ये ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। कोई भी पैनल हो उसके अंदर आइसोलेटेड पावर यूज करना ही होता है, तो कोई भी पैनल हो उसके अंदर ऐसा ट्रांसफॉर्मर होगा। हमारे पैनल के अंदर ऐसा होता है, आपके पैनल में कैसा भी हो सकता है, पर वायरिंग का लॉजिक तो सेम ही है सबका। ओके, तो यहाँ पे मैंने 415 दे दिया, यहाँ पे 230 वोल्ट निकला। भी ध्यान रखना, 230 वोल्ट निकला ना, वो जाएगा ट्रांसफॉर्मर के इनपुट की साइड। अब यहाँ से पावर निकला, वो यहाँ पर चला गया। अब क्या करना है आपको, ये एमसीबी को जैसे ही ऑन करोगे तो ये पावर यहाँ पर जाएगा, बराबर। क्या किया हमने, इसको 415 वोल्ट इनपुट दे दिया। जब एमसीबी मैंने ऑन की तो वो पावर इसको यहाँ पे ट्रांस एमसीबी के थ्रू इसको मिल गया। ओके, उसके बाद यहाँ से आउटपुट निकलना स्टार्ट हो गया कंटिन्यूअसली, वो गया एमसीबी के ऊपर की साइड। जब मैंने ये एमसीबी ऑन की तो पावर आके गया पैनल में। अब जब भी आप इमरजेंसी का बटन खोलते हो और पैनल आपकी ऑपरेट नहीं हो रही है, तो ये दो एमसीबी बंद हो सकती है। ये दोनों में से एक भी एमसीबी बंद होगी तो आपका कॉन्टेक्टर ऑपरेट नहीं होगा, याद रखना। ओके, उसके बाद हमारे जो पैनल के अंदर 500 वीए का ट्रांसफॉर्मर यूज होता है। ओके, उसके बाद हमने एमसीबी में देखो, अब हमने यहाँ पे ऊपर की साइड चेक कर लिया, 415 आ रहा है, 415 इधर भी आ रहा है, फिर 415 इधर गया, तो यहाँ से जो 230 वोल्ट है वो यहाँ पे मुझे मिल रहा है, बराबर। अब यहाँ पे मैंने 230 वोल्ट निकला, यहाँ पे 230 वोल्ट मिल गया। उसके बाद मैंने एमसीबी ऑन की तो यहाँ पे भी 230 वोल्ट मिल रहा है। मतलब क्या है, ये दोनों एमसीबी काम कर रही है। अब यहाँ से जो पावर आगे जा रहा है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसके लिए मेरा अभी भी कॉन्टेक्टर ऑपरेट नहीं हो रहे। तो यहाँ से पावर कहाँ जा रहा है वो देखते हैं। यहाँ से पावर जा रहा है ये फ्यूज में,
मैंने आपको बताया ना जो फ्यूज का वर्किंग क्या है। इसके अंदर ये फ्यूज भी आपका ब्लो हो सकता है कब, जब आपके पावर के अंदर कोई प्रॉब्लम हुआ, जैसे पैनल के अंदर शॉर्ट सर्किट हुई या फिर बारिश की वजह से बाहर कोई वायर शॉर्ट हो गया, तो ये तुरंत ये फ्यूज ब्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैनल की सेफ्टी के लिए हमने ये फ्यूज रखा हुआ है। 2 एम्पीयर से ज्यादा ही, जैसे ही ज्यादा पावर हुआ तो ये फ्यूज डायरेक्टली ट्रिप हो जाएगा या फिर आपका ब्लो हो जाएगा, जल जाएगा, जो भी बोलना है वो बोल सकते हो। जैसे ही यहाँ से वो आपका फ्यूज ब्लो हो गया तो वो पावर आगे नहीं जाने देगा। क्यों? क्योंकि पैनल की सेफ्टी के लिए हमने ये फ्यूज रखा हुआ है। तो क्या करना है, सबसे पहले ये दोनों एमसीबी सही चल रहे, ऊपर नीचे पावर आ रहा है, फिर आपको सबसे पहले ये फ्यूज पकड़ लेनी है। वो फ्यूज में ऊपर की साइड देख पा रहे हो आप, एक एक वायर है, मतलब ये एमसीबी से पावर आ रही है। हमेशा याद रखना, एक एक वायर है वो एमसीबी से ही आती है। ओके। उसके बाद जो नीचे की साइड है वो देखो आप, डबल वायर, एक साइड सिंगल वायर है, तो ये आउटपुट वायर है, मतलब यहाँ से पूरी पैनल में वायर घूमती है। समझ गए? अब क्या होगा, एमसीबी में आपने यहाँ पे चेक कर लिया सही है, उसके बाद हम फ्यूज में आ गए, फिर यहाँ पर मल्टीमीटर को एसी पे सेट करना है, एसी पावर पे सेट करना है, और यहाँ पे चेक करना है 230 वोल्ट आना चाहिए। अगर 230 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है, फिर आपको यहाँ पे चेक करना है, यहाँ पे भी 230 वोल्ट आना चाहिए। अगर यहाँ पे 230 वोल्ट नहीं आ रही है तो ये फ्यूज खराब है, याद रखना। एमसीबी भी ओके हो गई, इमरजेंसी भी खोल दिया, फिर भी चालू नहीं हो रही है, तो ये आपका फ्यूज खराब हो सकता है। जो कैसे चेक करना है वो मैंने आपको बताया। इसके अंदर मैक्स टू मैक्स 2 एम्पियर से ज्यादा क्या फ्यूज नहीं डाल सकते। कई कई ऑपरेटर 5 एम्पियर का फ्यूज भी डाल देते हैं, पर 2 से ज्यादा नहीं डाल सकते, सेफ्टी पर्पस के लिए। अगर कहीं पे भी कोई शॉर्ट सर्किट हुआ तो पहले पैनल की सेफ्टी के लिए हम इसके अंदर 2 एम्पियर का फ्यूज डालते हैं। और वो कैसे चेक करते हैं, वो ये स्क्रीन में आपको दिख रहा है। उसके बाद ये यहाँ से हम समझते हैं कि यहाँ पे जो भी वायर निकली वो पूरी कॉन्टेक्टर चालू करती है, रिले को पावर देती है, एसएमपीएस को पावर देती है। कंट्रोल वायरिंग फिर बाद में जैसा भी ड्राइंग है उसके हिसाब से वो चीज ऑपरेट होती है, पर 230 वोल्ट इधर से निकलेगा लास्ट में। ये दोनों चीज सही हो गए तो फिर आपके सब कॉन्ट्रेक्टर पीएलसी सब स्टार्ट हो जाएगा। ओके। उसके बाद कंट्रोल वायरिंग के बाद हम पावर वायरिंग समझते हैं। पावर वायरिंग को समझने के लिए एकदम सिंपल है, मतलब सीधा सीधा ही है, उसमें कुछ इंटरलॉकिंग नहीं है। जैसे कंट्रोलिंग में कैसे देखा हमने, एसपीपी चेक करो, फ्यूज चेक करो, एमसीबी चेक करो, ऐसा कुछ नहीं। इसके अंदर क्या होता है, आपके पैनल के अंदर ऐसी एक बस बार लगी हुई होगी। आप कोई भी पैनल हो उसके अंदर ऐसी बस बार लगी हुई होगी। तो क्या होता है, बस बार में हम यहाँ पर एमसीसीबी है उससे हम यहाँ पे पावर दे देते हैं, जो आपको यहाँ पे नीचे की साइड दिख रहा है। देखो यहाँ पे नीचे की साइड आपको दिख रहा है, मैंने आर फेज दी है, फिर मैंने वाई फेज दी है, फिर मैंने बी फेज दी। तो ये पावर कहाँ से आई, अपनी एमसीसीबी से। जो मैंने पहले आपको समझाया था ना कि एमसीसीबी में इनपुट पावर देना है, जब भी पावर चालू करोगे तो सबसे पहले पावर इसमें आएगी, आर फेज, वाई फेज, बी फेज और न्यूट्रल, बरोबर। सबसे पहले इसमें आएगी, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से बारी बारी करके ये पूरा जो स्लॉट है वो पूरा आर फेज का स्लॉट है, जिसको बस बार बोलते हैं। बस बार का काम क्या है, बस बार का काम है पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना। समझ गए? पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बस बार के थ्रू। ओके। अब क्या होगा, यहाँ पर मैंने आर आर फेज और वाई फेज, बी फेज और न्यूट्रल सब मैंने दे दिए, बराबर। तो क्या होगा, यहाँ से आर फेज गई डायरेक्ट एमसीबी की पोल में। ओके। फिर यहाँ से वाई फेज गई एमसीबी की दूसरी पोल में, और यहाँ से बी फेज गई एमसीबी की तीसरी पोल में। ऐसे पूरा सीधा सीधा वायरिंग है, यहाँ से कोई भी वायर जा सकती है, ऐसा नहीं है कि यही वायर जाएगी, कोई भी वायर यहाँ से जा सकती है। ओके। एमसीबी तक ये वायर पूरी इनपुट के अंदर चली गई। ओके। उसके बाद जब भी आप ये एमसीबी को ऑन करोगे, पहले यहाँ से पावर यहाँ पर आएगी, जब भी ये एमसीबी को आप ऑन करोगे तो ये पावर यहाँ पर आ जाएगी, समझना। एमसीबी सीधे सीधा ही वायरिंग है, पूरा क्लियर हो जाएगा आज आपको। एमसीबी जैसे ही ऑन करोगे तो आर वाई भी इधर आ गई, क्योंकि जब मैंने आपको बताया इनपुट ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, वॉट एवर जैसा भी वायरिंग किया हो, जैसे भी आपने इसको ऑन किया तो पावर इधर आ गई। जब ये आपने एमसीबी ऑन की तो ऑन करने पर यहाँ से पावर डायरेक्ट यहाँ ट्रैवल करता है। वो बीच में चैनल दे दिए हमने, पर जो बीच में चैनल वो पावर डायरेक्ट इधर ही आता है, बीच में कहीं जाता ही नहीं है, क्योंकि 3 फेज हमने इधर दिया। फिर एमसीबी ऑन की, ऑन करने पर यह पावर इधर चला गया। थोड़ा साफ कर देता हूँ, आपको दिखेगा। ओके।
यहाँ पर पूरा पावर आ गया है अपना, बरोबर, और वो पावर यहाँ तक भी ट्रैवल हो गया है। अब क्या होगा, जब भी आपका कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो क्या होगा, ये देखो एमसीबी मैंने ऑन की तो ये पावर यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर दिया। अब जब मैंने ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा तब ये पावर यहाँ से यहाँ पर भी ट्रैवल करेगा। मैंने बोला था ना स्विचिंग के लिए काम करता है कॉन्टेक्टर, आगे वाली स्लाइड में हमने समझा। तो क्या हुआ, जैसे ही कॉन्टेक्टर को 230 वोल्ट मिला तो ये ऑपरेट हो गई और ये पावर यहाँ से यहाँ तक आ गई, 3 फेज में आ गई पावर, बराबर। अभी ये स्टार्ट हो गया, बराबर, कॉन्टेक्टर स्टार्ट हो गया, पावर भी आगे चली गई। अब वहां पे जाके वो रोकेगा, पहले देखेगा कि मेरी ओवरलोड तो ट्रिप नहीं हुई है। ओवरलोड का क्या काम है वो हमने आगे वाले पेज में समझ लिया। वो पहले चेक करेगा कि भैया ओवरलोड ट्रिप है तो मैं पावर आगे नहीं जाने दूंगा, बराबर। तो ओवरलोड के बाद क्या होता है वो समझते हैं। सबसे पहले ओवरलोड क्या काम करती है, यहाँ पे हमने कॉमन में सीपी दे दिया, जो करंट फेज मैंने आपको समझा दिया, बराबर। ये ये हमारी ओवरलोड रिले का वायरिंग कैसे होता है वो समझते हैं। यहाँ पे सीपी कॉन्टेक्टर के ऊपर यहाँ पर 3 फेज मिल रही है अभी, बराबर, पर वो पावर आगे रोक के रखेगा, क्यों? क्योंकि उसको देखना है कि भैया ओवरलोड तो ट्रिप नहीं हुई है। तो यहाँ पे सीपी के अंदर कॉमन पावर दिया हुआ है और यहाँ पे 23 वोल्ट 23 का फेरुल नंबर दिया हुआ है, बराबर। तो क्या होगा, जब भी ये श्रीकांत रिले अंदर। आपकी ट्रिप, हेलो, जब भी आपकी रिले ट्रिप होगी तो ये पावर यहाँ से यहाँ पर नहीं ट्रैवल करने देगा, याद रखना। ये सीपी जो अपना करंट फेज है, जो ट्रांसफॉर्मर से हम फेज बनाते हैं, वो जब भी आपकी ओवरलोड आपको यहाँ पे दिखेगी, ट्रिप हुई है कि नहीं। अगर ट्रिप होएगी ना तो ये पावर यहाँ से यहाँ पे ट्रैवल नहीं करने देगा। जब तक यहाँ से पावर यहाँ ट्रैवल नहीं करने देगा तब तक पावर यहाँ से आगे नहीं जाएगा, समझे। तो सबसे पहले वो सेंस करेगा कि भैया मेरा लोड कितना है, बराबर है तो जाने दूंगा, नहीं है तो फिर ट्रिप ट्रिप का सिंबल आएगा। एक मिनट। ओके, उसके बाद ओवरलोड आपकी अगर सही है, ट्रिप नहीं है, तो वो पावर डायरेक्ट जाएगा आउटपुट कनेक्टर में। ये पूरा सिंपल वायरिंग है। पहले बस बार में से निकला, एमसीबी में गया, एमसीबी से कॉन्टेक्टर थ्रू ओवरलोड के थ्रू आउटपुट कनेक्टर में चला गया। ये सीधा सीधा पावर वायरिंग होता है। अब आप सोच रहे होगे कि नीचे की साइड इतने सारे वायर है साहब, मुझे कैसे पता चलेगा किसकी मोटर का कौन सा वायर है। तो वो भी समझाता हूँ। हमारे पैनल के अंदर यूज होती है वही। अगर कोई स्विंग का प्लान चलाता है तो उसके लिए ये नहीं है, है किसी और कंपनी का चला रहा है तो उसके लिए ये नंबर नहीं है। हमारे प्लांट के अंदर यही नंबर होती है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो भी है वो ले सकते हो। अ, देख लीजिए आप एक बार। 15 साल पुराना प्लांट है, या 2021 का अभी जो लास्ट में लोड किया, सबका फेरुल नंबर सेम है। एक बार लिख लीजिए इसको, या तो फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये जो नंबर है 045, 046 और 047, वो हमेशा लोड आउट कन्वेयर मोटर में ही लगेगा। अब सबने ये जो नंबर है वो लिख लिया होगा। अभी आगे जाते हैं। अब आपको पता नहीं होगा कि मिक्सर की मोटर का वायरिंग कैसे करते हैं, क्योंकि बाकी सबका तो सीधा सीधा, मोटर में से 3 फेज आया, 3 फेज आपने कनेक्ट कर दिया, मोटर स्टार्ट हो गई, फिनिश हो गया। ओके। उसके बाद मिक्सर की मोटर के अंदर स्टार डेल्टा कनेक्शन होता है। अब स्टार डेल्टा कनेक्शन को कैसे करते हैं, कई ऑपरेटर को पता नहीं होता। साहब ट्रिप हो रही है, चालू होते ही ये हो रहा है वो हो रहा है। तो आज वो समझे कि कैसे करते हैं, बराबर। सबसे पहले आपकी मिक्सर की मोटर, या तो फिर स्टार डेल्टा कोई भी मोटर हो सकती है, ओके। उसके टोटल 6 वायर होते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 3 वायर ये है, 3 वायर ये है, ओके। तो सबसे पहले क्या करना है, जो 3 वायर मोटर की साइड से आए ना, आपको पहले यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। याद रखना, सबसे पहले क्या काम करना है सबसे पहले क्या काम करना है,
तीन फेस को इधर कनेक्ट कर सकते हो, कोई भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने ये साइड से कनेक्ट किया तो यही डालना है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, कोई भी कर सकता है, कोई भी तीन यहाँ पे कनेक्ट कर देने। फिर आपको मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी के ऊपर सेट करना है। किस पे सेट करना है? कंटिन्यूटी के ऊपर। कंटिन्यूटी मतलब आपके मल्टीमीटर के अंदर बजर बजेगा, उसको कंटिन्यूटी बोलते हैं। ओके, उसके बाद क्या करना है? सबसे पहले आपका जो पहला वायर है ना, पहला वायर, उसमें आपको मल्टीमीटर का प्रोब टच करना है। और जो मल्टीमीटर का दूसरा है वायर है, उसको आपको बाकी के जो तीन बचे हुए वायर है ना, जो आपने मोटर की साइड से तीन कनेक्शन तो कर दिए, अब बाकी के तीन वायर आपके हाथ में हो गए, तो बारी बारी करके सब में कंटिन्यूटी बजानी है। आपके मल्टीमीटर का वायर इसमें आपने कनेक्ट कर दिया, जो यहाँ पे ऑलरेडी तीन मोटर की कनेक्शन की हुई थी उसके अंदर आपने कनेक्ट कर दिया। फिर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको मल्टीमीटर के प्रोब को सेट करना है, और दूसरा जो वायर बचा हुआ है तीन, उसमें बारी बारी करके कंटिन्यूटी बजानी है। जिसमें भी कंटिन्यूटी है वो आपको पांचवें नंबर में लगाना है, याद रखना। पहले की कंटिन्यूटी को पांचवें में लगाना है, दूसरे की कंटिन्यूटी को छठे में लगाना है, और तीसरे की कंटिन्यूटी को चौथे में लगाना है। जो आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले की कंटिन्यूटी को पांचवें में, मतलब यहाँ पे तीन कनेक्शन हो गई। बाकी की मेरे पास मिक्सर की मोटर के तीन वायर और बची हुई है, उसको बारी बारी करके कंटिन्यूटी बजा के कनेक्ट करना है। ओके, अब मिक्सर की वायरिंग समझते हैं, मैंने समझा है ना आपको। बाकी सब कॉन्टेक्टर तो पावर वायरिंग में सीधे सीधे। मिक्सर के अंदर क्या होता है? पहले ये एमसीबी है 63 एम्पियर की, उसके बाद 32 एम्पियर, 32 एम्पियर, 32 एम्पियर की तीन कॉन्टेक्टर। मिक्सर की मोटर में तीन कॉन्टेक्टर क्यों? ऐसा आपको होगा डाउट कि तीन कॉन्टेक्टर क्यों यूज करते हैं। अभी वो समझते हैं कि 15 एम्पियर से बड़ी कोई भी मोटर हो, उसके अंदर स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होता है। स्टार्टिंग टॉर्क मतलब जब वो स्टार्ट होगी तो उसका जो एम्पियर है, जैसे 15 एचपी की मोटर है, उसके अंदर 22.5 एम्पियर से ज्यादा हो जाएगा, तो उसके लिए मोटर की लाइफ कम हो सकती है। इसके लिए 15 एम्पियर से ऊपर की मोटर के लिए हमेशा स्टार डेल्टा का यूज किया जाता है। जो हमको पढ़ाया गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बराबर। तो 15 एचपी की ऊपर से मोटर में स्टार डेल्टा कनेक्शन करना आवश्यकता है। तो हमारी मिक्सर की मोटर 30 एचपी की है, और 60 के प्लांट के अंदर 40 एचपी की मोटर लगती है। इसके लिए हम स्टार डेल्टा कनेक्शन करते हैं, बराबर। स्टार डेल्टा में पहला मेन मोटर होता है, मेन कॉन्टेक्टर होता है, दूसरा ड्यूअल होता है, और तीसरा स्टार होता है। अब ये स्टार कैसे आपको पता चलेगा? ऊपर की साइड ऐसी लिंक होगी, वो स्टार कॉन्टेक्टर है। जब भी आपकी मिक्सर की मोटर स्टार्ट हो तो पहले मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर स्टार्ट होगा, उसके बाद टाइमर के कमांड से ये वाला कॉन्टेक्टर बंद हो जाएगा और ये वाला कॉन्टेक्टर स्टार्ट होगा। जब भी ये वाला कॉन्टेक्टर स्टार्ट होगा तभी आपकी मोटर रन मोड में आएगी। जब भी आपका ये वाला कॉन्टेक्टर, जब भी ये वाला कॉन्टेक्टर और ये वाला कॉन्टेक्टर चालू होगा तो उसको सिर्फ स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा। जब ये वाला कॉन्टेक्टर मतलब मैन और डेल्टा वाला चालू होगा तब आपकी मोटर रन मोड में आएगी। मिक्सर का वायरिंग ऐसे ही होता है। ओके, उसके बाद अब नीचे की साइड काफी सारे, जैसे मैंने पावर वायरिंग में बोला आपको कि काफी सारे वायरिंग है, उसमें आपको पता नहीं है कि कौन सा वायर किसका है। तो सबसे पहले लोड सेल की वायरिंग देख लेते हैं कि लोड सेल की वायरिंग में कौन सा नंबर है। अभी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ तो नहीं है कि AI1 मुझे सीमेंट में लगाना है, वाटर में लगाना है, किस में लगाना है, तो वो आप चार्ट में देख सकते हो या लिख भी सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं 5 मिनट में एक 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 मिनट में स्लाइड में चेंज करता रहूंगा, क्योंकि इसमें कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ जो फेरुल है वो आपको लिखना है कि कौन सा फेरुल किसके लिए यूज होता है। ओके, एक एक मिनट में मैं चेंज करता रहूंगा, जिसको भी लिखना है वो लिख सकते हैं। ओके, ये अपनी लोड सेल की वायरिंग हो गई। इसके अंदर देख सकते हो सीमेंट की वायरिंग कौन सी है, गैदरिंग की कौन सी है, वाटर की कौन सी है, और एड मिक्सर की कौन सी है। प्रश्न नहीं पूछा। फिर लोड सेल की वायरिंग, अभी देख लो, ये जो लोड सेल की वायरिंग है ना, वो 2020 के बाद जितने भी पैनल है उसके अंदर ये ऐसे वायरिंग होती। और पहले का है, उसके अंदर चार चार लिमिट स्विच से वायरिंग करते हैं हम लोग। तो उसके अंदर 052 और 053 नंबर ऐड होगी इधर,
और यहाँ पे 055 056 नंबर की वायर ऐड होगी इधर, बस सेम ही है और कुछ नहीं। उसके बाद अभी ये बीन बीन की वायर है, 70 नंबर की वायर। आज आज का प्लांट हो या 20 साल पहले का प्लांट हो, 070 नंबर की वायर हमेशा बिन नंबर 1 में ही लगती है। देख लो 19 नंबर का बिन नंबर 2, नंबर 3 या बिन नंबर 4, कौन सी वायर किसमें लगी। ओके नेक्स्ट। उसके बाद 035 नंबर की वायर गेट में लगती है, ओपन वाले। 049 वाली क्लोज में, सब लिखा हुआ है इधर, देख सकते हो आप कौन सा वायर किसके लिए है। उसके बाद कॉम्प्रेसर की जो प्रेशर स्विच है उसके अंदर 012 013 नंबर की वायर लगती है। और मिक्सर की जो प्रोटेक्शन लिमिट स्विच है, मतलब जब मिक्सर का डोर आप ओपन करोगे तो वहां पर एक लिमिट स्विच लगती है जिसको डोर स्विच भी बोलते हैं, डोर डोर लिमिट स्विच। उसके लिए ये वाली फेरुल नंबर लगती है, जिसका आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी लिख सकते हो।